हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम सीटेट एग्ज़ाम जो चल रहा है उसी के संदर्भ में बाल मनोविज्ञान मतलब सीडीपी की एक क्लास आपके सामने लाए हैं। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाएं में निरंतरता के साथ आती हैं और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगने वाला है और जो जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बच्चे जो है अधिगम में जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जब तक बच्चे कोई भी सीखने की क्रिया में जो है वो मन नहीं लगाएंगे तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। तो यही है कि बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं अधिगम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ए सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो है उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, उनको सिखाने में हमें सफलता नहीं मिलेगी। इस तरीके से उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी आवश्यकताएं, उसकी पहचान करेंगे। उस हिसाब से हम उनको जो है अधिगम करा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है परिपाटी है, कौन सी ऐसी विधि है। परिपाटी मतलब विधि होती है दोस्तों। आप लोग इन सब शब्दों को ऐसे ही शब्द जो है सीटेट में आते हैं, परिपाटी दे दिया और वैसे वर्ड दे दिया गया कि बच्चों को उलझाने की वजह से, बस और कुछ नहीं। परिपाटी मतलब विधि। विद्या उसमें लिखा कि परिपाटी कौन सी विधि से विद्यार्थी को कल्पना ऐसा चीज़ करें कि उनकी कल्पना शक्ति की में बढ़ोतरी हो। तो इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, अन्वेषण और संवाद। जब तक बच्चे के अंदर से खुद जिज्ञासा नहीं होगी किसी चीज़ की खोजने की, और संवाद मतलब बातचीत आपसे नहीं करेंगे, जब बातचीत करेंगे तो उनमें से जो है नई नई चीज़ें वो सीखते हैं आपस में। ठीक है, और नई नई चीज़ें खोजते हैं। ठीक, तो अन्वेषण और संवाद इसमें जो है कल्पना शक्ति के बढ़ाता है बच्चों के। ठीक है, उन्हें अन्वेषण और संवाद जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लिखा है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वायगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? ये आत्म केंद्रितता है, मनोवैज्ञानिक विकार है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है, स्वनियमन है। तो इसमें से आपको बताना है। लियो वाइगस्की जो हैं वो सामाजिक मनोविज्ञान के ये एक महान मनोवैज्ञानिक हैं, विचारक हैं। तो इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वाक्य, यहाँ एक शब्द दिया है दोस्तों कि व्यक्तिगत वाक्य। ठीक है, यहाँ एक शब्द व्यक्तिगत वाक्य, इसको आपको लोग ध्यान देंगे। व्यक्तिगत वाक्य मतलब स्वयं से बात कर रही है, तो इसी से निकल आ रहा है कि वो क्या है, स्वनियमन है। स्वयं से बात कर रही है और इसलिए ये हो गया स्वनियमन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो समस्याएं हैं उसको समाधान के लिए, उसकी क्षमता विकसित करने के लिए किस प्रकार से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को देकर। तो आप लोग एकदम ध्यान ये देंगे मेरी बातों को कि सीटेट में जो है कठोर शब्द जहाँ भी आपको लोग यहाँ कठोरता के साथ यहाँ ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराया जा रहा है तो उसे नकारात्मक चीज़ को बिल्कुल ना छूइएगा, आप लोग बिल्कुल टच ना करिएगा, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, जो भी सकारात्मक कार्य लगे, बच्चों को सकारात्मक कार्य कराया जाता है ना कि नकारात्मक, और सीटेट इस तरीके से क्वेश्चन ही बनाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखें कि जो भी सकारात्मक क्वेश्चन होंगे उसी को हम लोग ज़्यादातर मारेंगे, नकारात्मक बिल्कुल नकार देंगे, उसको पहले ही हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। समरूप मतलब कि समान रूप से किसी भी चीज़ को सभी बच्चों के लिए क्या होगा, उसको बढ़ावा देंगे, उसको करने के लिए और प्रेरित करेंगे बच्चों को। इसी से क्या होगा, उनके अंदर जो समस्याएं हैं उनकी क्षमता को और हमें बल देने में हम कामयाब होंगे, उनको और विकसित कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ये उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व, प्रथागत। तो इसमें जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, आप लोग जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग किस पे जो है अपना रिसर्च किए थे, तो चिंपैंजी पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रथागत ये है। ठीक है, नैतिक विकास के किस चरण को, प्रथागत। क्योंकि कोई भी बच्चा जो प्रथागत मतलब जो पुरानी परंपराएं चल आ रही हैं उसी को अगर स्वीकार करता है तो नैतिक विकास के, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के क्या है, प्रथागत चरण को दर्शाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, लिखा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि नहीं शब्द जहाँ भी आ जाए वहाँ आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। तो इसमें लिखा है एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षार्थ और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करना। तो इसमें से मैंने कहा कि इसमें जो है नकारात्मक बातें हैं, क्या है, नकारात्मक बातें हैं, नहीं पूछ रहा है। और मैंने बताया था कि नकारात्मक वही बातें होंगी जो आपको जटिल लगे, जो आपको कठिन लगे, जिसमें नकारात्मक की जो है शब्द लिखा रहे, नकारात्मक शब्द, वही आंसर जो है वही गलत होगा। तो इसमें गलत पूछ रहा कि गलत इसमें से क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ जटिल संरचनाओं के बारे में नहीं, क्योंकि बच्चे अगर जटिल संरचनाओं के बारे में बच्चों को बताएंगे तो हम बच्चे वो नहीं अच्छे से सीख पाएंगे, इसलिए ना कि हम जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी जितनी भी विधियाँ हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करना, ये तीनों चीज़ें होंगी। जबकि ये जटिल जो है संरचना का प्रयोग नहीं करते हैं हम किसी चीज़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिखा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, आपको बताना है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती हैं, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो ये तो एकदम गलत होगा, क्योंकि कह रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये कभी नहीं होगा।
क्योंकि एक बुद्धिमत्ता कभी किसी को नहीं निर्धारित कर सकती। ठीक है, और एक यहाँ केवल शब्द लगा है, सी वाले में तो केवल शब्द लग गया। यहाँ आप लोग देखें केवल, तो केवल यहाँ कह रहा बहुबुद्धि। बहुबुद्धि मतलब बहुत सारी बुद्धियाँ जो है, बहुबुद्धि जिसने सिद्धांत दिया था, बहु उसमें क्या कहा था कि बुद्धि एक कारक से नहीं मिलकर बना होता है, वो विभिन्न कारकों से मिलकर बुद्धि बना होता है। इसलिए यहाँ केवल शब्द दिया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? जब बहुबुद्धि अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारी सामग्रियों से मिलके बनते हैं, तो क्यों नहीं अलग होगी? तो ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, और सही बात है, हर आदमी की बुद्धि जो है वो अलग अलग होती है, क्योंकि बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत यही कहता है कि बुद्धि एक कारक से न बनकर विभिन्न कारकों से बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्या कह रहा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर ए लिखा है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तो मैंने अभी भी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही कि जहाँ भी नकारात्मक बातें जिस प्रश्न में लगें उसको तुरंत काट दें, क्योंकि हमें जब सकारात्मक पूछे तो हमें सकारात्मक ही मारना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कह रहा सभी की मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, ये नहीं होगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक हो, ये तो एकदम गलत होगा। देखिए यहाँ नकारात्मक रूढ़िबद्ध लिखा है, यहाँ ये भी गलत होगा। विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टाल देना चाहिए, नहीं, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि बातचीत जब हम टाल देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो बच्चे सीखेगा कैसे? वो जो है हमारी जो कमजोरी होगी, वो हमारी जो है खराब विधि होगी पढ़ाने की। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सही बात है। उदाहरण अलग अलग प्रकार से बच्चों को देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो आपको इसमें सकारात्मक ही ढूंढना है, क्योंकि कह रहा अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। सीखने की जो सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कि संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। जब उत्तेजना ही नहीं रहेगी तो बच्चा सीखेगा कैसे? उच्च उत्तेजना, उच्च भय। जब उत्तेजना तो उच्च होगी और भय रहेगा तो बच्चा कैसे? डर से बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, जब बहुत ज़्यादा भय होगा उसे। निम्न उत्तेजना, उत्तेजना जब एकदम से कम रहेगी तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर निम्न उत्तेजना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए है संतुलित उत्तेजना हो, न ज़्यादा उत्तेजना होना चाहिए, उसमें भी बच्चा नहीं सीख पाएगा, न ज़्यादा कम उत्तेजना होना चाहिए, उसमें भी नहीं। एक लेवल में रहना चाहिए, एक संतुलित उत्तेजना होना चाहिए, और उसके अंदर कोई जब भय नहीं रहेगा तो बच्चा अधिगम अच्छी तरीके से कर पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है। मैंने कहा आपको कि जहाँ भी नकारात्मक लगे, यहाँ कठोर बातें हो रही हैं, उसको जरूर काट दें। यहाँ कह रहा कि अधिगम के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त है सीखने के लिए, तो ये तो एकदम गलत होगा, क्योंकि कह रहा प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भैया? अगर प्रयास हम करेंगे तो जरूर से जरूर हमने कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। असफलता अनियंत्रित है, कैसे? ये भी गलत है। असफलता अनियंत्रित कैसे होती है? उसे नियंत्रण बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें दिखा है ऑप्शन नंबर डी में योग्यता अटल है, एकदम कह रहा है एकदम होगा ही, तो अटल यहाँ शब्द लिखा है, ये तो ये भी गलत है, क्योंकि एकदम अनिवार्य रूप से जहाँ कहे वहाँ बिल्कुल गलत होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
योग्यता सुधार्य है, योग्यता को सुधारा जा सकता है, योग्यता को और बढ़िया बनाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवाद याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों का जोर देकर। तो आपको बताना है कि बच्चों की अभिप्रेरणा जो है, बच्चे अभिप्रेरणा किस प्रकार, उनके जो हम प्रेरणा देंगे उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ये नहीं कि एक बार मोटिवेशन कर दें और दोबारा जो है वो बच्चा उस मोटिवेशन को मिस करे या उस मोटिवेशन को भूल जाए, तो सीख कैसे पाएगा, उसको कैसे कायम रखा जाए, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो लिखा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बहुत आसान अगर क्रियाकलाप भी दे देंगे तब भी उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। ये तो ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत है, क्योंकि बहुत आसान क्रियाकलाप भी नहीं देंगे, नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे जब आप एकदम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर कुछ दिमागी थोड़ा बहुत प्रेशर दिया जाता है ताकि उनको जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, तभी वो बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है यंत्रवाद याद करने पर जोर देकर, यहाँ जोर शब्द दे दिया है। ये जो है और याद रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं करेंगे सिखाने के क्रम में, ये तो एकदम गलत हो गया। बच्चे को दंड देकर, ये तो एकदम दंड देना बिल्कुल मनाही है, वो तो कानूनी अपराध ही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर उन्हें कोई लक्ष्य दे दिया जाए, इसलिए अच्छा सा और उसके प्रति उनको सिखाया जाए, जिससे उनकी जो है जिज्ञासा जो है और जागृत हो, करने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो, इसलिए वो सीखेंगे बेहतर तरीके से, उनमें जो है प्रेरणा बनी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अति सक्रियता, सतर्कता, कम प्रज्ञानता या बोधगम्यता, अपसारी चिंतन। तो इसमें कह रहा है संरचनात्मक मतलब जो एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ को तुरंत, कोई बच्चा ऐसे होते हैं जो प्रखर बुद्धि वाले बहुत अच्छे से जो है चिंतन कर लेते हैं, बहुत जल्दी चिंतन कर लेते हैं, उसी को संरचनात्मक कहते हैं। इसलिए ये आपसे अति सक्रियता, तुरंत सक्रिय हो जाए, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाए, कह रहा अति सक्रियता ज़्यादा, ये तो मैंने कहा कि जहाँ ज़्यादा शब्द आए वहाँ गलत मार दीजिए। असतर्कता, भैया असतर्कता रखेंगे तो कैसे हम लोग पढ़ पाएंगे, कैसे बच्चा पढ़ पाएगा। कम प्रज्ञानता या बोधगम्यता, अगर कोई भी चीज़ कम होगा उसके अंदर तो कैसे सीख पाएगा। अपसारी चिंतन, हाँ ये चीज़ यही होगा, अपसारी चिंतन, क्योंकि जब तक बच्चा अपसारी चिंतन नहीं करेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो है आप लोग अपसारी चिंतन के बारे में पढ़े होंगे कि अपसारी चिंतन क्या होता है। तो सृजनात्मक जो बच्चा होता है वो अपसारी चिंतन करते हैं, ऐसे जो बच्चा अपसारी चिंतन करेगा उसी को सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बस दोस्तों आज के लिए यही 13 ही क्वेश्चन, लेकिन ये 13 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर से जरूर इसे बार बार रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप लोग नकारात्मक क्वेश्चन को बिल्कुल ना टच करिए, जहाँ नहीं शब्द लिखा रहे, नहीं पूछे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।